हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्म बिल 2020। आज हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देखेंगे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे और एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बिल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बिल में कुछ वाइट चीज़ें हैं, कुछ ब्लैक हैं। तो टोटली अगर हम फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें ये पूरा ब्लैक दिखेगा, और अगर हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पूरी चीज़ें वाइट दिखेंगी। तो मिक्सचर है, कुछ वाइट है और कुछ ब्लैक है। लेकिन हमने इसको ना तो यहाँ पे चौधरी बनना है, ना यहाँ पॉलिटिशियन बनना है, और ना ही कोई मुंशी बनना है। तो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझेंगे इजी लैंग्वेज में कि कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं और कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव है। उसके बाद आप कंक्लूजन खुद ही एक कंक्लूजन अपना दे सकते हो कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs जो रिलेटेड हैं फार्म बिल 2020 से। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं इसकी। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो 20 सितंबर 2020 को ये बिल, तीनों ही बिल, इसमें 3 बिल इंक्लूड है, इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो तीनों ही बिल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का जो नाम है यहीं से थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था। ठीक है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, विच क्रिएटेड अ प्रोटेस्ट इन द कंट्री, और आज तक उसका प्रोटेस्ट चल रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक, तो लोकसभा ने इसको अप्रूव किया था 17 सितंबर को, और राज्यसभा ने 20 सितंबर को, और उसके बाद जो रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी जो इसकी कॉन्सेंट मिली थी या फिर एसेंट जो मिला था, स्वीकृति मिली थी 27 सितंबर 2020 को। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब मेन जो इसका मेन की पॉइंट्स है या बिल का जो मेन थ्रस्ट है वो है इन 3 बिल। ठीक है, तीनों ही बिलों में अभी कंट्रोवर्शियल तीनों ही बिल हैं, और 3 बिल को हम समझते हैं एक एक करके, शॉर्ट में समझेंगे। तो नंबर 1 जो बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन बिल, फैसिलिटेशन बिल। ठीक है, दूसरा जो बिल है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, और तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। तो जो सबसे पहले है, अगर हम ओवरऑल व्यू करें, ओवरऑल देखें, तो जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो बिल है ये स्पेशली जुड़ा हुआ है वन नेशन वन मार्केट से। ठीक है, वन नेशन वन मार्केट से जुड़ा हुआ है, और स्पेशली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुछ इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ें ऐसी हैं, अब बाहर हमें जितने भी APMCs मंडी होती हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की APMC मंडी होती हैं, उनके अलावा भी मार्केट में कहीं भी फार्मर सामान बेच सकते हैं, ये पॉजिटिविटी है। नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत सारे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, तो इसका जो स्पेशली जो रिलेशन है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अब क्या फ़ायदे होंगे, क्या लॉसेस होंगे, अब आगे डिस्कस करेंगे। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो सीधा सीधा रिलेशन है वो है आपके एसेंशियल कमोडिटीज़ के स्टोरेज से, जैसे ऑनियन हो गया, पोटैटोज़ हो गया, इन सब के स्टोरेज से। ठीक है, मतलब कि हम बात करें तो स्टोरेज से हो गया तीसरा बिल। तो तीनों बिल रिलेटेड हैं वन नेशन वन मार्केट से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से और स्टोरेज से। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, मतलब प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तो ये बिल जो है, ये बिल रिलेटेड है वन नेशन वन मार्केट से। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, दिस ऑर्डिनेंस एसेंशियली एनेबल बायर टू परचेज प्रोड्यूस आउटसाइड डेजिग्नेटेड मंडीज। पहले क्या होता था, जितने भी बायर्स होते थे, जो भी सामान खरीदते थे फार्मर्स से, ठीक है, पहले ये होता था कि वो मंडीज़ में ही बेचेंगे, जो APMCs की मंडीज़ होती हैं स्पेशली उनको ऑन करती हैं स्टेट गवर्नमेंट, वहीं बेचेंगे। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है, अगर वो वहाँ नहीं बेचना चाहते, किसी भी अदर प्राइवेट डीलर को या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को या फिर प्राइवेट कंपनीज़ को वो बेच सकते हैं। ठीक है, इसमें वन नेशन वन मार्केट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस टू अलाउ फार्मर टू सेल द प्रोड्यूस एनीवेयर इन द कंट्री में कहीं भी जाके बेच सकते हैं वो, जहाँ उनको अच्छा प्राइस मिलेगा वहाँ वो बेच सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बिल। ठीक, उसके बाद अगर बात करें कुछ एडवांटेजेस की। ठीक है, एडवांटेजेस में सबसे पहले एडवांटेज तो इसका ये है कि जो APMCs की मोनोपोली है, ठीक है, APMC होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और ये स्टेट गवर्नमेंट की मंडीज़ होती है। आपकी सिटीज़ में भी ये स्टेट गवर्नमेंट की मंडीज़ होंगी। जितना भी रेवेन्यू होता है इनसे वो किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, सो जो मोनोपोली है APMCs की वो ख़त्म हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, फार्मर्स बाहर भी अपना सामान बेच सकते हैं, ये तो एडवांटेज है। सो सम स्टेट्स मेड इट मैंडेटरी फॉर फार्मर्स टू ट्रेड विद ओनली APMC लाइसेंस्ड ट्रेडर्स। पहले क्या होता था, मतलब अभी भी होता है, जितने भी APMCs मंडी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, और स्टेट गवर्नमेंट
जो लॉज बनाती है वो सभी फार्मर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब एक मोनोपोली है, ठीक है। तो कई स्टेट में अभी भी चल रहा है। विथ फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, फार्मर्स कैन सेल द प्रोड्यूस एज पर देयर चॉइस। अब यहाँ पे फार्मर्स के पास चॉइस है कि वो APMC में बेचना चाहता है या फिर वो कहीं बाहर बेचना चाहता है, मतलब किसी प्राइवेट कंपनीज को। सो द प्रॉब्लम ऑफ मिडल मैन विच वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ APMC विल बी एलिमिनेटेड। जो पहले आड़ती लोग होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं APMCs में, अब ये एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब किसान अपने जितनी प्रोडक्शन है वो बिजनेसमैन को डायरेक्टली बेच सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बिल। टू क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंजॉय द फ्रीडम टू सेल एंड परचेज। अब यहाँ पे फ्रीडम हो गई है फार्मर्स के पास भी और ट्रेडर्स के पास भी। ये दोनों ही आपस में क्या करेंगे, एक इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे जिसमें क्या है, दोनों का ही फ़ायदा हो। जो मिडल मैन है वो हट जाएगा, तो एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा जिसमें दोनों का ही फ़ायदा होगा। तो आउटसाइड रजिस्टर्ड मंडीज अंडर द स्टेट APMC, तो स्टेट APMC से बाहर भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू प्रमोट बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड। तो इंटर स्टेट अपनी कमोडिटी जो है दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं, हो सकता है कि ये विद इन द स्टेट भी जो फार्मर्स हैं बेच सकते हैं। टू रिड्यूस द मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हेल्प द फार्मर टू गेटिंग बेटर प्राइजेस। अब मान लीजिए कि APMC मंडी किसी किसान के जो लोकल एरिया वहाँ से दूर है और जो ट्रेडर्स हैं प्राइवेट वो नज़दीक है, तो वो ट्रेडर्स को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, जो उनकी कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो भी कम होगी। सो इट विल अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। देखो जितना भी ये प्रॉफिटेबल होगा, मतलब जितनी प्रॉफिटेबिलिटी एग्रीकल्चर से प्राइवेट की बढ़ेगी वहीं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो क्या होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है। चलिए अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जो स्टेट का रिवेन्यू है वो हो जाएगा कम, क्योंकि जो APMC मंडी है वहाँ से जितना भी रिवेन्यू होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सो स्टेट गवर्नमेंट विल डिक्रीज एज दे वुडंट बी एबल टू कलेक्ट मंडी फीस, ठीक है, फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड रजिस्टर्ड APMC मार्केट। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी नुकसान है, कुछ जो रिवेन्यू पहले आता था मंडी फीस से अब वो चला जाएगा बाहर, सो मतलब वो नहीं मिलेगा। सो व्हाट हैपन टू द कमीशंस एजेंट इन स्टेट्स इफ एंटायर फार्म ट्रेड मूव्स आउटसाइड द मंडीज। अब उनका क्या होगा, जो मंडी में ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो आड़ती लोग थे, मिडल मैन थे, वो क्या होगा, मतलब प्रोटेस्ट, जो किसानों को प्रोटेस्ट है ना, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान है। सो इट में इवेंचुअली एंड द MSP बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम। अब हो सकता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको गवर्नमेंट ख़त्म कर दे। अगर प्राइवेट जितना भी एग्रीकल्चर वर्क है अगर प्राइवेट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट मोटिवेटेड हो जाएगा तो मार्केट बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पे किसानों में डर ये भी है कि APMC नहीं, कहीं MSP कहीं ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं पे ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए। So the passing of the bill 2020 may weaken the APMC system and hence can become disadvantage small farmers। तो जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, उनको लॉस है, क्योंकि APMCs जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। उससे क्या है, APMC ख़त्म हो जाने से जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो अपनी मनमानी कहीं ना कर दें, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मनमानी, जब उनको कोई स्टॉक चाहिए तो परचेज़ कर लें और जब नहीं चाहिए तो ना खरीदें, तो यहाँ पर नुकसान भी है। सो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड आर स्टेट लिस्ट या स्टेट सब्जेक्ट बट द स्टेट्स आर नॉट कंसल्टेड बिफोर पासिंग द बिल। तो जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है, ठीक है, 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट से यहाँ पे कंसल्ट नहीं किया गया, ठीक है, पास कर दिया। सो फार्मर्स आर ऑल्सो नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंसर्न। पहले ही फार्मर्स से पूछ लेते, ये प्रोटेस्ट ना होता, ठीक है, तो फार्मर्स की जो ओपिनियन है वो भी नहीं ली गई। चलिए, तो जो पहला बिल था वो स्पेशली जुड़ा हुआ था वन नेशन वन मार्केट से, ठीक है, कुछ फ़ायदे भी थे उसके और कुछ नुकसान भी थे। अब हम दूसरा बिल डिस्कस करते हैं, ये है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, ठीक है, मतलब एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल। अब इसमें जो स्पेशली आता है, ये बिल रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, ठीक है, तो एक एक पॉइंट ये वाले तो आप जरूर कर लेना, क्योंकि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला था कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल किससे रिलेटेड है, तो वन नेशन वन मार्केट से है। उसके बाद जो नेक्स्ट है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, ये रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, प्राइवेट बिजनेसमैन से या फिर प्राइवेट जितने कंपनीज़ है, कंपनीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी फार्मर्स के साथ कि हम आपका जो ये प्रोडक्शन है इस रेट पे फ्यूचर में परचेज कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। So this ordinance facilitates contract farming, which is when the farmers enter into direct contracts
विद दोज हु विश टू बाय फार्म प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो भी ट्रेडर्स हैं अगर वो खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो काम है बिल्कुल ही मिनिमम हो जाएगा, गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो एक तो ये भी है कि गवर्नमेंट अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये ख़त्म करना चाहती है। चलिए नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एम्पावर्स फार्मर्स टू एंगेज विद होलसेलर्स, एक्सपोर्टर एट्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या है, फार्मर्स डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्टर्स को, होलसेलर्स को। ठीक है, तो डायरेक्टली एक बिजनेस में भी एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इनकी हो सकती है, सो दैट दे विल गेट प्राइस एश्योरेंस बिफोर द सोविंग द क्रॉप। तो क्रॉप सोविंग करने से पहले, मतलब जो फसल है वो बोने से पहले ही यहाँ पे प्राइस डिसाइड हो जाएगा कि इस प्राइस पे हम आपकी प्रोडक्शन खरीद लेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ एडवांटेज इस बिल के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो सबसे बड़ा ये है कि जितने बिजनेसमैन हैं और जितने प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और प्री एग्रीड प्राइसेस के ऊपर कि इस प्राइस पे हम आपकी जो प्रोडक्शन है वो फ्यूचर में खरीद लेंगे। तो इसका थोड़ा सा फ़ायदा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स विद लैंड लेस देन 5 हेक्टेयर्स विल गेन द कॉन्ट्रैक्ट गेन वाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, क्योंकि 86% जो टोटल कंस्टिट्यूट करते हैं इकोनॉमी में, 86% जो है मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, तो इनको डायरेक्टली फ़ायदा होगा अकॉर्डिंग टू दिस बिल। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको एक प्राइस एश्योरेंस भी मिल जाएगा। टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ्रॉम दी फार्मर्स टू स्पॉन्सर्स। तो इसमें क्या है, एक जितने भी ये हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो अनसर्टेन है। ठीक है, बारिश ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, और फ्लड भी आ सकता है, ड्रॉट भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ये अनसर्टेन है। अब क्या चलेगी, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, वो कहाँ चली गई है, फार्मर्स से स्पॉन्सर्स के पास। टू एनेबल फार्मर्स टू एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड गेट बेटर प्राइस। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो हो सकता है कि जो बिजनेस फर्म्स हैं उनको बेटर टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करके देंगे किसानों को। तो इससे क्या होगा, टेक्निकल मॉडर्न टेक्निक यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन बूस्टअप होगा ही। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड बूस्ट फार्मर्स इनकम। तो मेनली इसका ये भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे तो एक प्री डिसाइडेड जो प्राइस है वो मिलेगा, तो इनकम भी इंक्रीज़ होगी फार्मर्स की। सो फार्मर्स कैन एंगेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएटरीज फॉर द फुल प्राइस रियलाइजेशन। तो यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया ना तीनों बिलों में, तो यहाँ पे जो मेन फर्स्ट और सेकंड बिल में जो इंटरमीडिएटरीज है ना इनको बाहर निकालने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे भी जो इंटरमीडिएटरीज एलिमिनेट होंगे तो डायरेक्टली जो प्रॉफिट का पोर्शन है किसानों के पास वो ज़्यादा बढ़ेगा। और असल में देखते हैं कि फ्यूचर में ऐसा भी होता है कि नहीं। सो इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विद रिड्रेसल टाइमलाइंस। तो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए डिस्प्यूट सेल बनाए जाएंगे, और जो सेल का जो इंचार्ज होगा वो SDM लेवल तक होगा। लेकिन पहले क्या था, फार्मर्स कोर्ट वगैरह भी जा सकते थे, लेकिन अभी क्या है, SDM लेवल तक ही एक डिस्प्यूट सेल बना दिया जाएगा जिसमें कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले ये डिसएडवांटेज है एबिलिटी टू नेगोशिएशन। ठीक है, तो जितनी भी नेगोशिएशन पावर होती है प्राइस की वो बिजनेसमैन की ज़्यादा होती है। किसानों को इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी नॉलेज नहीं है कि किस रेट पे उसने अपनी क्रॉप्स को सेल करनी है और कितनी सप्लाई होगी और उसकी कितनी डिमांड है। ठीक है, इसकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन हमेशा ऐसा प्राइस डिसाइड करेंगे जो बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, फार्मर्स थोड़ा सा नॉलेजेबल कम है, ठीक है, मार्केट की नॉलेज कम है, तो इसका जो फ़ायदा है नेगोशिएशन पावर है वो फार्मर्स की बजाय किसको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिल सकता है बिजनेसमैन को। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। नेक्स्ट जो नुकसान है वो है द स्पॉन्सर्स में नॉट लाइक टू डील विद प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो जितने भी बिजनेसमैन है, कभी भी बिजनेसमैन ये नहीं सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट का शेयर दूसरे को जाए। ठीक है, वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि फार्मर्स को प्रॉफिट हो। तो फार्मर्स को प्रॉफिट दिलाने के लिए वो ज़्यादा प्राइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमेशा वो क्या करेगा, प्राइस कम ही डिसाइड करेगा ताकि बिजनेसमैन को प्रॉफिट ज़्यादा हो। सो बीइंग बिग प्राइवेट कंपनीज, एक्सपोर्टर, होलसेलर्स एंड प्रोसेसर्स, द स्पॉन्सर्स विल हैव एज इन द डिस्प्यूट्स। तो जो डिस्प्यूट्स है इस पर थोड़ा सा एज रहेगा, थोड़ा सा जो डोमिनेशन पावर है, ठीक है, वो बिजनेसमैन की रहेगी, क्योंकि जो रिड्रेसल सेल है, ठीक है, डिस्प्यूट रिड्रेसल सेल है वो कहाँ है, SDM लेवल तक है। ठीक है, SDM लेवल तक इनका जो डोमिनेशन पावर है बिग बिजनेस फर्म्स का वो तो रहेगा ही। चलिए जो थर्ड और लास्ट बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। ठीक है, और जो एसेंशियल कमोडिटी बिल है ये एसेंशियल कमोडिटी दैट इज़ एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल है, और ये बिल एक्ट ऑलरेडी आ चुका है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ठीक है, 1955 में। अब तो इसमें अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, जो ये बिल है इसमें अमेंडेड किया गया है, और 1955 में ये पहले आ चुका था, जिसके अंतर्गत कुछ कमोडिटीज़ एसेंशियल थी जिनका स्टोरेज कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन अभी यहाँ पे छूट दे दी है। सो दिस बिल इज रिलेटेड विद कमोडिटीज़, स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज़। तो इसमें क्या स्पेशली, दिस विल रिमूव पल्सेस, ऑयल सीड्स,
ऑनियंस एंड सम अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एसेंशियल कमोडिटीज़ लिस्ट। तो एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में से पल्सेस हटा दिए हैं, ऑनियंस हटा दिए हैं, ऑयल सीड्स हटा दिए हैं। तो इसका मेन चीज़ क्या होगा, अब इसका कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। तो स्टोर कर सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अगर वॉर है, फ्लड है, ठीक है, तो इन चीज़ों में वो नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी बिजनेसमैन को लगेगा कि उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो रही है तो वो क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे, ठीक है। सप्लाई अगर ज़्यादा है तो होल्ड कर देंगे अपने पास, और अगर लगेगा कि सप्लाई मार्केट में कम है तो अपने स्टॉक में सप्लाई बहुत कम सप्लाई करेंगे ताकि उसका जो प्राइस है वो अप हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा कीमतों पे वो बेच सके। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है थोड़ा सा नुकसान तो है। चलिए अब हम देखते हैं पहले प्लस पॉइंट, फिर इसके बाद करते हैं नेगेटिव पॉइंट। चलिए प्लस पॉइंट में अगर हम देखें, अगर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कहती है दिस प्रोविजन विल अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर FDI into sector as it will remove the fears to private investor to excessive regulatory interference in the business operations। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं है तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है या FDI है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो एग्रीकल्चर में बढ़ सकता है। एग्रीकल्चर में अगर बिजनेसमैन को लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है वो तभी इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जहाँ जितना प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा तो एक यहाँ पे इंसेंटिव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट फॉर फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड स्टोरेज एंड मॉडर्नाइजिंग फूड सप्लाई चेन, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेसमैन, और उसके बाद जो सप्लाई चेन है उसके जो है मॉडर्नाइजेशन उसका कर सकते हैं। टू हेल्प द बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स बाय ब्रिंगिंग द प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, इसका जो फ़ायदा है वो दोनों को होगा, फ़ायदा कंज्यूमर को भी होगा, फार्मर्स को भी होगा, और जो ट्रेडर्स हैं या फिर बिजनेसमैन हैं उनको भी होगा। अब देखते हैं प्रैक्टिकल व्यू में कि क्या फ़ायदा होगा या नहीं। तो जितने भी सप्लाई हाउसेस हैं, मतलब जितने भी स्टोरेज होंगे, मान लीजिए इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, प्राइस फॉल डाउन होने का डर रहेगा। तो इस सिचुएशन में ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो स्टोरेज जितनी भी क्षमता होगी उनमें, या फिर जितने भी स्टोर हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास स्टोर कर लेंगे, ताकि जो प्राइजेस हैं, ठीक है, प्राइजेस मार्केट में कम ना हो, प्राइस स्टेबल रहे। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ बिल 3। तो इसके डिसएडवांटेज, जो नंबर 1 डिसएडवांटेज है, बिग कंपनीज विल हैव अ फ्रीडम टू स्टॉक कमोडिटीज, इट मीन्स दे विल डिक्टेट टर्म्स टू फार्मर्स। तो डिक्टेटरशिप उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ भी जो एसेंशियल चीज़ें हैं अगर उनका स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो जो डिक्टेटरशिप है उनकी वो भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो प्राइस स्टेबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्राइजेस ज़्यादा अप हो सकते हैं अगर वो नेसेसरी गुड्स की या फिर जो हमें चाहिए चीज़ें, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज़, उनका स्टोरेज अगर स्टोर कर देंगे, ठीक है, मार्केट में सप्लाई नहीं हो पाएगा, मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो उसके बाद थोड़ा रिलीज़ करेंगे, तो इसका एक नुकसान है सबसे बड़ा। तो रिसेंट डिसीजंस ऑन एक्सपोर्ट बैन ऑन ऑनियन क्रिएट्स डाउट ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशंस। अभी जो है ऑनियंस के एक्सपोर्ट पे बैन भी लग गया था, और ऑनियन एक ऐसी चीज़ है जिसका प्राइस स्टेबल नहीं रह पाता इंडिया में, ठीक है। तो कई बार इस प्राइस हाई हो जाता है बिल्कुल, और कई बार प्राइस बिल्कुल लो हो जाता है। कई बार देखते हो आप जो ऑनियन है उसका रेट 120 तक पहुंच जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि 10 रुपीज़ kg हो जाता है। तो फ्लक्चुएट इसके प्राइस क्यों, ठीक है, मेन यही है। अगर प्राइस स्टेबिलिटी स्टोरेज का मेन मकसद है तो इतना फ्लक्चुएशन ऑनियन के प्राइस में क्यों, क्योंकि ये भी एक क्या है, एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में ऐड है। चलिए नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है दिस इफेक्टिवली लीगलाइज्ड होर्डिंग विच कैन बी डिजास्ट्रियस फॉर द प्राइजेस फॉर क्रिटिकल आइटम्स लाइक वेजिटेबल एंड पल्सेस। तो जो नेसेसरी गुड्स हैं, जो एसेंशियल गुड्स हैं, अगर पल्सेस और वेजिटेबल्स का हम लोग क्या है स्टोरेज अननेसेसरी करेंगे तो उसका जो प्राइजेस हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह से कम तो नहीं होने वाले, लेकिन हाँ मार्केट में बढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि जितने ज़्यादा प्राइस बढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही प्रोड्यूसर सप्लाई ज़्यादा करेगा, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो हियर टू लार्ज कॉर्पोरेट्स आर बेटर इक्विप्ड टू होल्ड एंड स्टॉक सिंस दे हैव बेटर स्टोरेज फैसिलिटी अनलाइक द एवरेज फार्मर्स और NGO। जो ज़्यादा स्टॉक कैपेसिटी है वो फार्मर्स के पास नहीं है, ज़्यादा स्टॉक कैपेसिटी है वो है बिजनेसमैन के पास, ट्रेडर के पास, ठीक है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, तो ये एक्सप्लोटेशन हो सकता है किसानों का, ठीक है। तो जितना भी ये बिल था, कुछ पॉजिटिव पॉइंट था, कुछ नेगेटिव था। अगर हम बात करें तो कुछ ब्लैक इसमें दिख रहा है, कुछ वाइट इसमें दिख रहा है, लेकिन आपने डिसाइड करना है क्या कुछ ब्लैक है और क्या कुछ वाइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, वाई फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर्स आज भी प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन क्यों? जो मेनली चीज़ है फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तीनों ही बिल, ठीक है, ये तीनों ही बिल अभी भी ऐसे हैं जो जिन पे विवाद चल रहे हैं,
ठीक है, फार्मर्स का मानना है इन तीनों बिल को वापस लो। ठीक है, वन नेशन वन मार्केट APMC मंडी जो है वो खत्म, गवर्नमेंट कह रही है खत्म नहीं होंगे, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम आपको दूसरी मार्केट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपकी मर्जी है कि जहां मर्जी बेचो, लेकिन फार्मर्स मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल। इसका मेन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फार्मर्स कह रहा है कि हमें अगर इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब बिजनेसमैन का इंटरफेयर हो जाएगा, तो वो हमेशा यही सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो किसानों का, मतलब फेयर प्राइजेस मिलने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा प्राइजेस पे कोई प्रोड्यूसर अपना उसको परचेज़ नहीं करने वाला, क्योंकि ज़्यादा प्राइस देगा तो उसको प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ठीक है, प्रैक्टिकल बात यही है कि फार्मर्स की जो है डिमांड है वो भी बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, इसमें भी अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ की होर्डिंग हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा मार्केट में जो प्राइस हैं वो स्टेबल नहीं रहेंगे। हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन की सिचुएशन तो बनी जाएगी। ठीक है, तो तीनों ही बिल हैं जिस पर अभी विवाद हो रहे हैं। अब देखते हैं कि मार्केट्स डिमांड, जो फार्मर्स की डिमांड है वो क्या है। सो रोल बैक ऑफ ऑल 3 ऑर्डिनेंस, जितने भी तीनों बिल हैं ये वापस हों। दूसरा है जो मंडी सिस्टम है, APMC जो मंडी सिस्टम है उसको ख़त्म ना किया जाए। ठीक है, देयर लॉन्स टू बी क्लियर, जितने भी लॉन्स हैं वो क्लियर हों। एंड यहाँ पे MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उसकी रिकमेंडेशन है, ये वाला पॉइंट कि MS स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन क्या थी। इन 2006 स्वामीनाथन रिपोर्ट बाय नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, देखो एक बार ये अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है यहाँ से। द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, ठीक है, हेडेड बाय स्वामीनाथन, लॉ शुड बी promulgated for MSP to be at least 50% more than the weighted एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी कॉस्ट है उसका 50% ज़्यादा MSP गवर्नमेंट को सेट करनी चाहिए। ठीक है, एंड इफ़ द MSP इज़ नॉट पेड इट मस्ट बी पेनलाइज्ड, अगर MSP उस नहीं देती गवर्नमेंट या फिर MSP पे नहीं कोई कॉन्ट्रैक्टर खरीदने को तैयार होता, सो एक पेनलाइज्ड या फिर एक ऐसी चीज़ हो जिस पे कोई पनिशमेंट हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये डिमांड की जा रही है फार्मर्स की। चलिए, तो जितने भी अभी MSP जो प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा, ये जो MSP अभी प्रोवाइड हो रहा है 6% फार्मर्स ही इसका जो है प्रॉपर फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो भी क्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा MSP प्रोवाइड करने वाला स्टेट है हरियाणा एंड पंजाब है। ठीक है, तो MSP 94% फार्मर्स हैं जो इसका फ़ायदा अभी भी नहीं उठा रहे, क्योंकि अगर यूपी में जाओगे तो MSP सिस्टम वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। सो अ लॉ शुड बी पुट इन प्लेस ऑफ गारंटीड पेमेंट फ्रॉम द बायर्स थ्रू द मिडल मैन दैट has always been norms to ensure that the banks don't deduct money। अब जितने भी जो ट्रेडर्स हैं, एक ऐसा मनी गारंटी होनी चाहिए कि गारंटीड वो ट्रेडर्स उनको पैसा दे देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहे कि हम आपको 6 महीने बाद देंगे या साल बाद देंगे। ठीक है, ये फार्मर्स की डिमांड है। चलिए, अब बात करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड MCQs के बारे में। जो एक्सपेक्टेड MCQs हैं, आंसर्स इनके आपने खुद देने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। ठीक है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस लेवल की क्वेश्चन ज़्यादा हाई नहीं है। और इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ MCQs, ठीक है, जितने भी लिस्ट ऑफ MCQs हैं ऑन फार्म बिल, ये हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो नंबर 1 है, व्हेन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 फर्स्ट इनेक्टेड। ठीक है, फर्स्ट टाइम इनेक्ट कब हुआ था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इज स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू फार्म बिल। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद बताना कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आंसर आपको क्या करना है, पोस्ट करना है कमेंट में। फोर्थ वन है, विद रेफरेंस टू द मेन प्रोविजंस of the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020, consider the below mentioned statement। कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टेटमेंट अगर ठीक होते हैं वो कमेंट में कर देना, इसको थोड़ा सा पॉज कर लेना और पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉट बेनिफिट ऑफ दीज एक्ट, क्या बेनिफिट इसके नहीं है, एक बार पढ़ लेना इसको, और जो बेनिफिट नहीं है उसको कमेंट में पोस्ट कर देना। ठीक है, तो कोशिश की थी कि इस वीडियो में थोड़ा सा समराइज़ करें ऐसे पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।